नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस एकेडमी में। और यूपी पीसीएस जे 2022 की जो परीक्षा है, जो कि फरवरी माह में प्रस्तावित है, उसी के प्रैक्टिस सेट यानी सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रैक्टिस सेट 1 को लेके आए हैं हम। तो हम फटाफट देख लेंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर देखेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। तो हम फटाफट देख लेंगे। यहाँ पे लिखा है कौन सी दिनांक से दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 लागू की गई। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1 जनवरी 1909 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता का विस्तार है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता का विस्तार यहाँ पर लिखा है कि समस्त भारत में जम्मू कश्मीर तथा नागालैंड एवं जनजातीय क्षेत्र के सिवा। तो जब ये क्वेश्चन आया था तब जम्मू कश्मीर हमारे देश का हिस्सा नहीं था। हालांकि ये मगर अब वो देश का हिस्सा है। तो जम्मू कश्मीर में लागू होगा, नागालैंड एवं जनजातीय क्षेत्रों में नहीं लागू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन में देख लेंगे कि 31 अक्टूबर 2019 से संहिता का विस्तार जम्मू कश्मीर में भी हो गया है, किंतु सिविल प्रक्रिया संहिता 37 केंद्रीय कानूनों को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 96 के तहत 26/2/2020 को अंगीकृत किया गया था। अर्थात वर्तमान में यह संहिता नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पे लागू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देख लेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 2008 की धाराओं में संशोधन किया जा सकता है। तो हाँ, किया जा सकता है, वो भी संसद के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता में कुल क्या है। तो बी में है 158 धाराएं तथा 51 आदेश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 प्रक्रियात्मक विधि है। क्या है? 1908 प्रक्रियात्मक विधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सिविल प्रक्रिया के उपबंध रिट याचिकाओं में कभी लागू नहीं होते हैं। तो रिट याचिकाओं में नहीं लागू होते हैं। 7 नंबर में लिखा है कि दीवानी प्रक्रिया संहिता यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 निम्न में से किसके संदर्भ में लागू नहीं होती है। तो किसके संदर्भ में लागू नहीं होती है? सेवा संबंधी मामलों में। इसका आंसर सी हो जाएगा। यह बताएं कि कौन सा आदेश न्यायालय की डिक्री नहीं है। तो यहाँ पर सी है, आदेश जिसमें उचित न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वाद पत्र लौटाया गया है, ऑप्शन सी। और मित्रों, निरंतर अभ्यास करते रहिए क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर देख लेंगे कि 9 नंबर सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 प्रवृत्त हुआ था। तो वह हुआ था 1 जुलाई 2002 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 एवं 2002 के सुझाव पर बनाए गए थे। तो मलिमथ कमेटी के, ऑप्शन वो बी, मलिमथ कमेटी के सुझाव पर बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10 के बाद 11 देखेंगे। 11 में लिखा है कि निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 एवं 2002 की वैधता को जायज ठहराया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मित्रों, ये देखिए सी, सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ। ये कितनी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। 12 में कह रहा है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता 2008 के अंतर्गत डिग्री को परिभाषित किया गया है। तो धारा 2 की उपधारा 2 में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर, एक डिग्री हो सकती है प्रारंभिक या अंतिम, कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहा है कि डिग्री पद के अंतर्गत अंतिम आदेश सम्मिलित हैं। नंबर 2 में कह रहा है कि गार्निशी वह व्यक्ति हो जो डिग्रीदार को ऋण का भुगतान करने या उसे किसी चल संपत्ति का परिदान करने के दायित्व के अधीन होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर केवल एक, ये केवल एक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 15 नंबर में कह रहा है कि
एक विभाजन के बाद में निम्न में से कौन सी डिग्री सम्मिलित होती है? तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो डी होगा, ए और सी, केवल प्रारंभिक और केवल अंतिम। और मित्रों, जब इस वीडियो को आप देखते हैं तो आप अपने YouTube की जो स्पीड है उसको डबल करके देखिएगा। 16 नंबर में कह रहा है कि निम्न में प्रारंभिक डिक्री पारित नहीं की जाती, तो कहाँ पे? बी में, विक्रय अनुबंध के विनिर्दिष्ट अनुपालन की सहायता चाहने के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर, प्रारंभिक डिक्री, तो इसमें कौन सा है? 17 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। किसी या कुछ विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों की अवधारणा करती है परंतु वाद का पूर्णतया निष्पादन नहीं करती। पक्षकारों के अधिकार जिन्हें अंतिम डिक्री द्वारा अंतिम न्याय निर्णीत किया जाना है उनके निर्धारण की एक व्यवस्था है। उपरोक्त दोनों इसमें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि डीम्ड डिक्री से अभिप्रेत है, तो न्यायालय का अंतिम आदेश ही डीम्ड डिक्री कहलाता है, यानी कि ऑप्शन बी। 19 नंबर में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द डिक्री। डिक्री का जो आवश्यक तत्व है वह क्या नहीं है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, एन एजुकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। चलिए 20 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में दी गई डिक्री की परिभाषा में नहीं आता? तो 20 नंबर में डिक्री की परिभाषा में सी, व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता की डिक्री की परिभाषा में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज एन। तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्या है? तो वह है एक डिक्री, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के अधीन शब्द डिक्री के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बात आती है? तो 22 नंबर में हम देखेंगे कि यहाँ पर वाद पत्र अस्वीकृत करने वाला कोई आदेश आता है। चलिए 23 नंबर में देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन अभिव्यक्ति डिक्री का एक भाग नहीं, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 की उपधारा 2 के तहत परिभाषित किया गया है? तो 23 में सी होगा इसका सही आंसर, गलती के लिए बर्खास्तगी का कोई भी आदेश। 24 में देखेंगे मित्रों, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारण डिक्री की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यतिक्रम के लिए वाद का खारिज किया जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिक्री। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डिसमिसल इन डिफॉल्ट, यह डिक्री नहीं है। 26, एक डिक्री कौन सी नहीं है? तो 26 में हम देख लेंगे कौन सी डिक्री नहीं है, तो अनुपस्थिति के लिए बर्खास्तगी का आदेश डिक्री नहीं है। 27 नंबर, सीपीसी की धारा 2 के अंतर्गत कौन सा निर्णय डिक्री नहीं है? तो भूमि अधिग्रहण के मामले में न्यायाधिकरण का अवार्ड धारा 2 के अंतर्गत डिक्री नहीं है। 28 नंबर, डिक्री के अंतर्गत वाद पत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के भीतर के किसी प्रश्न का अवधारण आता है, तो वह आता है, यहाँ पर आप देख लेंगे ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पर यह जो कथन है यह एकदम सही है जो मैंने ऊपर पढ़ा हुआ है अभी। चलिए यहाँ पर देखेंगे, दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 2(5) के अनुसार विदेशी न्यायालय से अभिप्रेत, तो विदेशी न्यायालय कौन सा है? तो यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, एक न्यायालय जो भारत के बाहर स्थित है और जो भारत सरकार की अधिकारिता के अधीन स्थापित नहीं हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? विदेशी न्यायालय कहेंगे, जिस पर भारत सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। 30 में कह रहा है कि डिक्री धारक से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है या कोई निष्पादन योग्य आदेश किया गया है। डिक्री धारक प्रत्यय की यह परिभाषा वर्णित है, तो यह कहाँ पर वर्णित है? 30 के में देख लेंगे हम लोग, यह सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 की उपधारा 3 में वर्णित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 2 की उपधारा 9 में परिभाषा निर्णय कहा जा सकता है? तो जो 31 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका सी, यहाँ पर है ये। एक आदेश डिक्री के आधारों का कथन, यही है सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे 35 में। 32 में निर्णय का अर्थ है, निर्णय का अर्थ है डिक्री एवं आदेश के आधारों पर न्यायालय के द्वारा दिया गया संकथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, निर्णय का अर्थ है, तो निर्णय का अर्थ है फिर से देख लेंगे, न्यायाधीशों द्वारा अनुज्ञापित आदेश के आधार पर किए गए कथन। व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की निम्न धाराओं में से किसमें विधिक प्रतिनिधि को समझाया गया है? तो विधिक प्रतिनिधि को धारा 2 की उपधारा 11 में समझाया गया है। अंतःकालीन लाभ के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो 35 में हम देख लेंगे अंतःकालीन लाभ के अंतर्गत कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी, सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्नांकित में से किस उपबंध में अंतःकालीन लाभ को परिभाषित किया गया है? तो यह परिभाषित किया गया है धारा 2 की उपधारा 12 यानी कि सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपका डी, धारा 2 की उपधारा 10 अंतःकालीन लाभ से नहीं बल्कि धारा 2 की उपधारा 12 अंतःकालीन लाभ से संबंधित है। चलिए 38 नंबर, सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में कोर्ट की धन संबंधी अधिकारिता का प्रावधान किया गया है? तो यह धारा 6 में कोर्ट की धन संबंधी अधिकारिता का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 39 में लिख रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 की उपधारा 16 में प्रयुक्त विहित शब्दावली से अभिप्रेत है। तो यह है नियमों द्वारा विहित, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दीवानी प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सा आदेश को परिभाषित करता है? तो धारा 2 की उपधारा 14 आदेश को परिभाषित करती है। प्लीडर परिभाषित किया गया है, तो धारा 2 की उपधारा 15 में प्लीडर को परिभाषित किया गया है। फटाफट करते जाएंगे मित्रों, निरंतर अभ्यास में लगे रहिए। सिविल प्रक्रिया संहिता में प्लीडर को परिभाषित किया गया है 2 की उपधारा 15 में, और अभ्यास के द्वारा ही इस समय इस परीक्षा को आप निकाल सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। जितना आप मॉक करेंगे, जितना प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे, जितना आप सुन लेंगे, अपने मन में बसा लेंगे इसको, उतनी ही ज़्यादा आपकी जीत सुनिश्चित होगी। 43 में कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 217 के अनुसार निम्न से कौन सार्वजनिक अधिकारी नहीं है? तो सरपंच सार्वजनिक अधिकारी नहीं है, बल्कि तहसीलदार, न्यायाधीश, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य, यह सब सार्वजनिक अधिकारी के अंतर्गत आते हैं। ये बहुत बड़ी परिभाषा है सार्वजनिक अधिकारी की। 44 में कह रहा है कि धारा 217 के अंतर्गत निम्न से कौन सा लोक अधिकारी नहीं है? तो देखिए यहाँ पर फिर से आ गया, एक सरपंच लोक अधिकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, लोक अधिकारी नहीं है, फिर से देखिए, अखिल भारतीय सेवा का सर मिलिट्री राजपति, किंतु सरकारी सेवा में नहीं। कोई मिलिट्री में था मगर वो सरकारी सेवा में नहीं है, तो वह भी लोक अधिकारी नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 1908 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अधिकारिता को परिभाषित करती है? तो 46 का डी हो जाएगा। यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, एक मिनट, 46 का डी परिभाषित नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे, धारा 3 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत लघुवाद न्यायालय निम्नलिखित में से किसके अधीनस्थ हैं? तो केवल उच्च न्यायालय के, केवल जिला न्यायालय के, दोनों के अधीन होंगे। यानी कि जो जिला न्यायालय या सेशंस कोर्ट है, उसके नीचे का जो न्यायालय है वो जिला मजिस्ट्रेट यानी कि जिला न्यायालय के, और उसके ऊपर उच्च न्यायालय, दोनों के अधीनता में ही आता है। ये धारा 3 में लिखा हुआ है। सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से असुमेलित कौन है? तो यहाँ पर सी असुमेलित है। न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता 6 में आती है, ना कि 9 में। ये देखिए यहाँ पर लिखा है धन संबंधी अधिकारिता।
चलिए 49 में न्यायालय के धन संबंधी क्षेत्र का अधिकार की चर्चा की गई है। तो अभी आप देख चुके थे कि यह 6 में आती है, सिविल प्रक्रिया की संहिता की धारा 6 के अंतर्गत धन संबंधी अधिकारिता आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक सूची दी हुई है, हम डायरेक्ट सूची देख लेंगे। तो यहाँ पे मिला लेंगे हम लोग की कैविएट दाखिल करने का अधिकार धारा 148 की का, प्रत्यस्थापना 144, न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति 151, दीवानी प्रकृति के बाद धारा 9। चलिए नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक पक्षकार जो व्यवहार प्रकृति का विवाद रखता है उसे यह अधिकार है कि वह वाद प्रस्तुत कर सकता है यदि वह संज्ञान अभिव्यक्ति के रूप में वर्जित नहीं है। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। सभी सिविल न्यायालयों को किन वादों के विचरण की अधिकारिता है? तो ऑप्शन डी, उन वादों के अलावा जिनका संज्ञान अभिव्यक्ति या विवाचित रूप से वर्जित सभी सिविल प्रकृति के वाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर में देखेंगे हम लोग फटाफट। देखिए यहाँ पर कह रहा है 53 नंबर में कि सिविल न्यायालय को सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचरण की अधिकारिता होती है। क्योंकि यहाँ पर जब कथन और कारण हो तो कथन के बाद क्योंकि जरूर लगाइए जिससे कि आपका आंसर क्लियर हो जाए। क्योंकि सिविल वाद का संज्ञान अभिव्यक्त रूप से वर्जित होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा, क्योंकि ए सत्य है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में सिविल प्रकृति का दावा संबंधित उपबंध का प्रावधान किया गया है? तो देखिए यहाँ पर धारा 9 में इसका प्रावधान किया गया है। 55 निम्न में से कौन सा वाद सिविल प्रकार का नहीं है? तो जाति के इस नियम का पालन करने के लिए वाद की जबकि, कौन सा क्वेश्चन है ये? 55 नंबर, जबकि किसी की लड़की की शादी हो वह जाति का कोई राशि दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 56 में लिखा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत निम्न में से कौन सा सिविल प्रकृति का वाद नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी, पद के संबंध में केवल गरिमा बचाने के लिए वाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 57 कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कौन सा वाद दीवानी प्रकृति का नहीं है? सामाजिक कार्यों से वंचित किए जाने के विरुद्ध। यहाँ पर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिविल प्रकृति का वाद नहीं है? तो यहाँ पर होगा केवल धार्मिक अधिकारों को अंतर्ग्रस्त करने वाला वाद। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। निम्न में से कौन सा वाद सिविल प्रकृति का नहीं है? तो यहाँ पर मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी भुगतान से संबंधित वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सिविल प्रकृति का वाद नहीं है? तो फिर जाति निष्कासन संबंधी वाद सिविल प्रकृति का नहीं है। 61 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार दीवानी प्रकृति का है? तो यहाँ पर ये सभी हैं। मंदिर में चढ़ावे में हिस्सा लेने का अधिकार, जुलूस निकालने का अधिकार, मंदिर में पूजा करने का अधिकार, ये सभी सिविल अधिकार हैं, सिविल प्रकृति के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर में। निम्न में से कौन सा व्यवहार प्रकृति का वाद नहीं है? तो 62 का हो जाएगा सी, एक जाति भोज के निमंत्रण में उस जाति के सदस्य को अलग रखने पर उसके द्वारा प्रस्तुत वाद। नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में से कौन सा दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है? जल्दी से पढ़ेंगे। तो राजनीतिक प्रश्नों से संबंधित वाद दीवानी प्रकृति का नहीं है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेंगे। निम्न में से कौन सा दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है? तो यहाँ पर देख लेंगे हम, हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वैच्छिक भुगतान अथवा चढ़ावे की वसूली के लिए वाद सिविल प्रकृति का वाद नहीं है। आप इनको याद भी करते चाहिए। चलिए, निम्न में से कौन सा वाद सिविल प्रकृति का नहीं? बार बार क्वेश्चन, स्वैच्छिक भुगतान अथवा चढ़ावे के हेतु वाद। ऑप्शन सी। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं पीसीएसजे में। आप यदि थोड़ा सा सीरियस हो जाएंगे तो आपका पूरी आराम से निकल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिविल प्रकृति का वाद है? तो लेखा के लिए वाद सिविल प्रकृति का है। और यदि आपको जीएस में डर लग रहा है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर जीएस के सभी प्लेलिस्ट बना दी गई हैं। आप जाइए और प्लेलिस्ट में क्लिक करके सभी तरह प्रकार के वीडियो आप देख सकते हैं। 67 में कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10 के अधीन वाद के समक्ष लंबित रहने के दौरान न्यायालय दूसरे वाद को ग्रहण तो कर सकता है पर उसके विचरण की कार्यवाही नहीं कर सकता।
चलिए 68 में देखेंगे कि न्यायाधीश विषय रेस सब जुडिशियल शब्दावली से अभिप्रेत है। तो 68 देख लेंगे किससे अभिप्रेत है। तो यह अभिप्रेत है वाद को रोक दिया जाना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 69 में कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा वाद के स्थगन से संबंधित है। तो यहाँ पर कौन सी धारा संबंधित है। तो धारा 10 वाद के स्थगन से संबंधित है। नेक्स्ट में देख लेंगे, हम सीधे इसको मिला लेंगे। यहाँ पर लिखा है विचाराधीन यानी रेस सब जुडिकेट का प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 में, यहाँ पे धारा 10 में और पूर्व न्याय सिद्धांत का धारा 11 में तथा साक्षी को सम्मन देने का नियम धारा 31 में प्रावधानिक, जबकि निर्णय और डिक्री का धारा 33 में प्रावधान किया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा के प्रावधान निम्न में से धारा 11 के प्रावधान किससे संबंधित हैं। तो वह रेस जुडिकेटा यानी कि पूर्व न्याय। रेस जुडिकेटा का मतलब है पूर्व न्याय, प्रांड्य न्याय यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा ज़्यादा गरिष्ठ हिंदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धारा 10 से व्यवहार प्रक्रिया संहिता संबंधित है। तो वह विचाराधीन मामले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दीवानी 74 नंबर सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में पूर्व न्याय का सिद्धांत उपबंधित किया गया है। तो यह किया गया है 11 में। फिर यहाँ पर लिखा है कि निम्न शर्तों में एक शर्त संहिता की धारा 10 के अंतर्गत वाद स्थगित करने के लिए आवश्यक नहीं है, बताइए। तो कौन सी नहीं है। माफ कीजिएगा, जरा सा मिस्टेक हो गई है। इसका हो जाएगा आंसर ए, पश्चातवर्ती वाद के विचरण को रोकता है। फिर 74 में है धारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा पूर्व न्याय सिद्धांत से संबंधित है। तो धारा 11 पूर्व न्याय से सिद्धांत से संबंधित है। और लिखा है कि निम्न शर्तों में से एक शर्त संहिता की धारा 10 के अंतर्गत वाद स्थापित करने के लिए आवश्यक नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर है दोनों दावे एक ही कोर्ट में विचाराधीन हों। जब दोनों दावे एक ही कोर्ट में विचाराधीन हों तो यह शर्त आवश्यक नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है व्यवहार प्रक्रिया 1908 की धारा 10 उस हालात में लागू नहीं होती जबकि पूर्व वाद किसी विदेशी न्यायालय में लंबित हों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या विदेशी न्यायालय में किसी वाद का लंबित होना उसी वाद हेतु आधारित किसी वाद का विचरण करने से भारत के न्यायालय को प्रवारित करेगा। तो नहीं। चलिए यहाँ पर एक सूची दी हुई है, उस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है और इस तरह की प्रैक्टिस आप करते रहिए, क्योंकि अगर इसे ऐसा करेंगे प्रैक्टिस में तो आपको परीक्षा में बड़ा आसानी होगी। इसका जो सही आंसर है वो है ए। तो ए का 4 यानी कि 10 विचाराधीन न्याय से है। फिर 11 का बी का 3, धारा 11 आप जानते हैं पूर्व न्याय से संबंधित है। फिर C2 39 डिक्री का अंतरण, और यहाँ पे बचा एक धारा 151 न्याय की अंतर्निहित शक्तियाँ, न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ, धारा 151। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा वाद पूर्व न्याय पर नहीं है। तो पूर्व न्याय पर नहीं है छज्जू राम बनाम नेकी वाद पूर्व न्याय पर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 80 नंबर में कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेल नहीं है। तो विचाराधीन वाद आपने देखा कि धारा 11 में नहीं है, बल्कि विचाराधीन न्याय वाद जो है वो धारा 10 में है और धारा 11 में पूर्व न्याय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाद पूर्व न्याय से संबंधित है। तो सत्याचरण बनाम देवराजन, यह पूर्व न्याय यानी कि रेस जुडिकेटा से संबंधित है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संहिता की धारा 11 के अंतर्गत पूर्व न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित सूत्र पर आधारित है। तो किस सूत्र पर आधारित है। 82 का देख लेंगे यहाँ पर।
हम लोग ये दोनों पर आधारित है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नीमो डेबिट बिस वर्सिक्स प्रो नोटा एक एकदम कासा इंटरेस्ट रिपब्लिकेट अट सिट फिनिश लिटुमा। चलिए ये लैटिन है, इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं। धारा 11 में वर्णित रेस जुडिकेटा का सिद्धांत इस सूत्र पर है, तो यह दोनों पर आधारित है। यह दोनों सही हैं। आप हिंदी में इसको पढ़ लीजिएगा। 84 कह रहा है कि पूर्व न्याय का सिद्धांत निम्न में से किस सूत्र पर आधारित है। तो यहाँ पर यह आपने पहले पढ़ा था, इंटरेक्ट रिपब्लिका अट फिट फिनिश लिटियम, उत्तराखंड पीसीएस में आया हुआ सवाल। अब एक समस्या को देख लेंगे हम लोग। यहाँ पर लिखा है कि ए एक बैंक अधिकारी 2014 में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हो गया। चूंकि बैंक अधिकारियों ने उनके पक्ष में अवकाश का नकदीकरण जारी नहीं किया था, उन्होंने रांची उच्च न्यायालय में 2017 की रिट याचिका WP 2001 डब्ल्यू दायर की, जिसमें उन्होंने अवैतनिक राशि पर ब्याज के लिए मांग की। रिट याचिका को दिसंबर 2018 में एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निपटाया गया, जिसमें बैंक को निर्देश दिया गया था कि वह याचिकाकर्ता को एक निश्चित अवधि के भीतर कानून के अनुसार जिस तरह से हकदार था विशेषाधिकार प्राप्त अवकाश नकदीकरण लाभ जारी करेगा। न्यायालय द्वारा ब्याज के लिए प्रार्थना को विशेष रूप से अस्वीकार किया गया था। बैंक ने आदेश के खिलाफ अपील दायर की। फरवरी 2019 में उच्च न्यायालय की डिविजनल बेंच ने अपील स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बैंक अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के पक्ष में अवकाश की नकदी जारी की, परंतु ए फिर एक रिट याचिका उच्च न्यायालय में दायर करता है कि बैंक को निर्देश दिया जाए कि बैंक अवकाश नकदीकरण पर 18% की दर से ए को ब्याज दे। वह याचिका किस नियम से प्रभावित होगी? क्वेश्चन बहुत बड़ा था, मगर वह याचिका देख लेंगे किस नियम से प्रभावित होगी। तो सेक्शन 11 के आदेश संख्या 5 के CPC के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा। द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा कहाँ पर होता है? द अप्लाइज टू एक्सिक्यूशन प्रोसीडिंग ऑल्सो, यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित ऐतिहासिक फैसलों में से किसका संबंध रिट पिटीशन में रेस जुडिकेटा के लागू होने से है? तो दायो बनाम यूपी सरकार, दरयाओ बनाम यूपी सरकार। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये यूपी का है, तो यूपी में जरूर पूछ सकते हैं। पूर्व न्याय का सिद्धांत निम्न में से किस पर प्रयोज्य नहीं होता? तो मध्यस्थ कार्यवाहियों पर प्रयोज्य नहीं होता, यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट पर यह प्रभावी नहीं होता। पूर्व न्याय के उपबंध किस डिग्री के निष्पादन के लिए कार्रवाई को भी लागू होंगे? तो यह देख लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, कथन सही है, माफ कीजिएगा, यह कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 90 कह रहा है कि पूर्व न्याय का सिद्धांत वाद एवं निष्पादन कार्रवाई दोनों पर लागू होते हैं। इसका ऑप्शन डी था सही। निम्नांकित में से किस रिट के मामले में पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में यह लागू नहीं होता, हेबस कार्पस जिसको बोलते हैं। यहाँ पर एक समस्या दी हुई है, आ अपने हक के आधार पर भूमि के कब्जे के लिए बा के विरुद्ध वाद लाता है। वाद में डिक्री हो जाती है। बा ने यह अभिवचन नहीं किया कि उसने जो सुधार किए हैं उसके लिए उसको प्रतिकर मिलना चाहिए। अब वाद संस्थित नहीं कर सकता, ऑप्शन बी। 93 में देखेंगे, श्याम ने एक साल के लिए राम को उसके घर से बेदखल कर दिया। राम ने कब्जा हेतु श्याम के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया, परंतु उसमें क्षतिपूर्ति का दावा शामिल नहीं किया। क्षतिपूर्ति के दावे हेतु नया वाद नहीं प्रस्तुत कर सकता, ऑप्शन बी। 94 का एक घोषणात्मक वाद संस्थापित करता है कि वह सा का उत्तराधिकारी होने के नाते एक निश्चित भूमि का प्राधिकारी है। वाद खारिज कर दिया जाता है। पश्चात्यवर्ती वाद का दावा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर पश्चात्यवर्ती वाद वर्जित है, यानी प्रलक्षित पूर्व न्याय के द्वारा।
95 अन्वयिक पूर्व न्याय का नियम सिविल प्रक्रिया संहिता में अभिव्यक्त है। ऑप्शन सी। अन्वयिक पूर्व न्याय के सिद्धांत की व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित वाद में की गई तो उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नवाब हुसैन के वाद में की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूर्व न्याय का सिद्धांत आज्ञापक है। रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा इज कंटेन्ड इन विच एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 11 ऑफ CPC। तो एक्सप्लेनेशन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, और ये लास्ट क्वेश्चन है, 2 सेकेंड लास्ट है। 99 में कह रहा है कि वाद पत्र में दावा किया गया कोई अनुतोष जो डिक्री द्वारा अभिव्यक्त रूप से नहीं दिया गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता की इस धारा के प्रयोजनों के लिए नामंजूर कर दिया गया है, समझा जाएगा। यह प्रावधान निहित है, तो यह निहित है आपका धारा 11 स्पष्टीकरण 5 में। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से किस व्याख्या के आधार पर किसी मुकदमे का फैसला उन व्यक्तियों के विरुद्ध रेस जुडिकेटा के रूप में लागू हो सकता है जिनका नाम उस मुकदमे में विशेष रूप से शामिल ना हो? तो यह जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CPC की धारा 11 की व्याख्या 6 में। तो मित्रों यह थे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। निरंतर अभ्यास करते रहिए। अपने समय को बचाने के लिए आप YouTube पर फास्ट फॉरवर्ड में देखिए इसको और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। और मैं जानता हूं कि इस चैनल से जुड़े हुए लोग सभी बड़े मेहनती और बहुत ही लेबोरियस हैं। तो आप लगे रहिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।